इस प्रेमनगर का परिचय पाया। वहाँ के राजा मधुर मेचक का, उनकी 2 पत्नी हैं मति और रति। अब रति ने अपने पति राजा मधुर मेचक को वश में करना आरंभ कर दिया। वो प्रीतम को वश में करने वाली और स्वयं वश में होने वाली हो गई। इसके कारण रति ने अब मति को सताना आरंभ कर दिया। दिल और दिमाग इनकी आज तक पटी ही नहीं है। दिल कहता है अपने प्रीतम की गली में घूम आओ, दिमाग कहता है क्या लाभ। दिल कहता है एक झलक देख लो प्रीतम के मुख चंद्र को, दिमाग कहता है और दिक्कत होगी, बेचैनी और बढ़ेगी। दिल कहता है प्रीतम के प्रेम में डूब जाओ, तो दिमाग कहता है कुछ और काम कर लो। इनका विरोध है आपसी, आज से नहीं अनंत काल से दोनों लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। पर याद रहे जीतता दिल है। अब कुछ इच्छा नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए, बस प्रीतम को देख लूं। पर इससे क्या होगा, इस पागलपन को छोड़ो, बस एक इच्छा तो पूरी करवा दो। दिमाग ने कहा क्या इच्छा। दिल बोला बस प्रीतम आए और अपने तलुए को मेरी आंखों में मल जाएं। ओह तू पागल है क्या, ये तो तेरा निरा पागलपन है, ये तो मरने की शुरुआत है। दिल ने कहा मर जाएं तो लोग जलाएंगे ना, तो मैं पवन को कह देती हूँ कि मेरी राख को उड़ा और वहाँ ले जा जहाँ मेरे प्रीतम अपने चरण रखते हों। दिमाग और तर्क देता गया, पर दिल ने कुछ समझा ही नहीं। क्यों समझे, क्या इस प्रेम के मीठे दर्द से बड़ी वस्तु कोई है। आह, अकेले बैठना और आह भरना, इससे बड़ी साधना कोई है क्या। दिमाग अगर दिल की ये कामना सुनेगा तो अपना माथा ही पीटेगा। तुम मनुष्य हो, श्रेष्ठ जीवन है तुम्हारा, पर ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखी है। दिल ने उत्तर दिया उन प्रीतम के बिना यह मनुष्य तन व्यर्थ ही तो है। अगर वो मेरे पाषाण बनने से मिलता हो तो मैं पाषाण भी बनूं, किंतु उस पर्वत का पाषाण जिसमें मेरे प्रीतम गैया चराते हुए चलते हों, उनके कोमल चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मूल बात ये है कि दिल चाहता है प्रीतम मिले, चाहे कैसे भी मिले। पशु बनकर मिले तो पशु देह इस मनुष्य देह से लाख गुना अच्छा है। पक्षी बनकर मिले तो कालिंदी के तट पर अपने प्रीतम को गीत सुनाऊंगी, तब पक्षी बनना भी श्रेष्ठ होगा। आज झूला पड़ा है, कदम्ब की डार में झूला पड़ा है। दिल की अब मांग है कि काश मैं इस वृक्ष की डाल बन जाऊं, तो कितना आनंद आए। प्रीतम झूलेंगे और मैं उन्हें देखूं। कब कालिंदी कूल की वह हो तरुवर डार, ललित किशोरी लाडले झूली हैं झूला डार। अब तुम वृक्ष की डाल बनोगे, दिमाग का बोलना लाजमी था। दिल ने तुरंत उत्तर दिया वृक्ष की डाल ही नहीं, तृण की जय राव रेई गोकुल नगर को। वृक्ष की डाल तो बड़ी है, अजी प्रीतम के पांव पड़े तो धरती में पड़ा तिनका भी हम बनना चाहेंगे। क्या सुख मिलेगा, दिमाग ने कहा। तिनका बनने में क्या सुख है, दिल ने उत्तर दिया मेरे प्रीतम के श्री चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। आहा, इससे बड़ा सुख हमारा और क्या होगा। इसे सौभाग्य मानते हो, तिनका बनना सौभाग्य है, दिमाग ने अपना तर्क दिया। दिल ने उत्तर दिया ये कुछ नहीं, मेरे प्रीतम मुझे खरीद लें तो मैं बिक भी जाऊं। जैसे, दिमाग ने पूछा। दिल का उत्तर आया जैसे बड़े बड़े राजा लोग पक्षी आदि खरीद कर अपने मनोरंजन के लिए ले जाते थे ना, ऐसे ही हैं प्रीतम। तुम भी मुझे खरीद लो। नहीं, कोई मोल नहीं है, बिन मोल के खरीद लो, अपने यहाँ ले जाओ, अपने निज महल में रख लो। बस तुम्हें देखूं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर तुम मनोरंजन क्या करोगे, वो जो कहें। नाचो कहेंगे तो नाचूंगी,
नाच नाच कुहुक कुहुक प्रीतम को रिझाऊंगी। वो कहें हंस के दिखा तो हंस के दिखाऊंगी, और वो कहें रो के दिखा तो रोऊंगी। मेरा रोना हंसना अब अपने लिए नहीं है, उनके लिए ही है। वो जिसमें राजी हैं मैं भी उसी में। दिमाग अब कुछ नहीं बोला तो उसी समय प्रेम की बांसुरी बज उठी। दिल ने तुरंत कहा, आहा, बांसुरी ही बन जाती। दिमाग बोलना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसकी हर बात काट रहा है दिल। उसको अपमान सा लगने लगा, इसलिए वो मौन हो गया। पर दिल ने जब कहा, आहा, बांसुरी ही बन जाती, तो उसको हंसी आ गई। बांस बनना है? पहले तो तू ठीक कह रही थी कि कदम या कुछ और, किंतु बांस को तो शास्त्रों ने शूद्र जाति का माना है। वृक्षों में शूद्र है बांस। दिल ने हंसते हुए कहा, प्रीतम मिले तो शूद्र भी बन जाऊं, और ब्राह्मण होकर अगर प्रीतम दूर हैं तो धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण बनने पर। इस बात को सुन दिमाग को बुरा लगा। मेरे पिता शास्त्री हैं, शास्त्र का अपमान मुझसे सहन नहीं होगा। दिल ने उत्तर दिया, शास्त्र को भी मैं तभी मानूंगी जब वो मुझे प्रीतम की गली का ठिकाना दे सके, अगर नहीं तो आग लगे ऐसे शास्त्र में। दिल का ये है उत्तर दिमाग को चुभ गया। रति के लिए केवल रूढ़ भाव अपने प्रीतम के प्रति है। उसे मतलब नहीं है किसी और से, लेकिन मति के साथ मर्यादा है। मति के साथ स्वर्ग है। मति के लिए पाप है, पुण्य है, लेकिन रति के लिए सिर्फ प्रीतम है, वही सब कुछ है। इसी तरह आए दिन रति, दिल, मति, दिमाग में झगड़ा होने लगा। मति जो भी कहती, रति उसकी बात को काट देती। फिर जो अनन्यता पूर्वक अपने प्रिय को ही माने, तो स्वाभाविक है कि प्रिय भी उसी को मानेगा। इस प्रेम नगरी में यही हुआ। एक दिन मति ने पूछा रति से, पति मधुर मेचक के सामने, क्या तुम शास्त्र को नहीं मानती? रति ने उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे प्रीतम ही शास्त्र हैं, मेरे लिए प्रीतम ही धर्म हैं, मेरे लिए सर्वस्व यही हैं। मति को अपमान अनुभव में आया क्योंकि प्रीतम ने रति की इस बात पर करतल ध्वनि की थी, सब धर्मन ते परे धर्म, जो प्रीतम प्रेम सगाई, ताकि धर्म अधर्म व्यवस्था कौन स्मृति ने पाई। अद्भुत प्रेम काव्य है ये तो। क्या सुंदरता से प्रेम के मनोविज्ञान को समझाया है। और मात्र प्रेम के मनोविज्ञान को ही नहीं समझाया, उसमें रस को विशेष स्थान दिया। रसानंद को मुख्य रखा है। रस ही इस काव्य का मूल है। प्रेम के जितने काव्य लिखे गए उनमें से ये अनूठा है। आकाश में प्रेम नगरी स्थित है, इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं है, और दूसरा अर्थ ये भी कि हृदय ही आकाश है जहाँ प्रेम बसता है। राजा का नाम मधुर मेचक देकर मधुर रसमय इस नाम से श्री कृष्ण को रखा गया। प्रेम नगरी के राजा श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, कोई और नहीं। उनकी रानी दो बताई गई, ये बड़ा विलक्षण है। मति और रति। ऐश्वर्य शक्ति मति है, माधुर्य शक्ति रति है। दिल और दिमाग इन दोनों नामों से बताया गया। स्थूल अर्थ यही है। मति माने बुद्धि और रति माने राग यानी प्रेम। और ये बात तो सब जानते हैं कि रति का जब राज इस हृदय रूपी आकाश में हो जाता है, तब मति की वहाँ चलती है क्या, बुद्धि वहाँ टिक पाती ही नहीं। सिंह पीछे देखकर चलता है। पीछे के प्रसंगों को पुनः पुनः देखते हुए आगे बढ़िए। जय हो इस प्रेम नगरी की। प्रेम नगर की दो रानियों में कलह आरंभ हो गया, मति और रति में।
यह कलह खुल कर नहीं परोक्ष में चल रहा था। ये तो सच है कि जब प्रेम बढ़ता है तब बुद्धि की नहीं सुनी जाती। कहाँ सुनी जाती है? चाहे लाख नरक का डर दिखाओ, प्रेम कहाँ सुनेगा। चाहे लाख बदनामी का डर बताओ, प्रेम ने कब सुनी है। प्रलोभन में रति फंसती नहीं है। इस तरह दोनों में कलह भीतर ही भीतर चलने लगा था। समझदार रानी मती ने रानी रति के द्वारा अपमानित होने पर अपनी शांति के लिए अपने पति का घर छोड़ दिया और वो मती अपने पिता के घर चली गई। इस पर भी राजा ने उसकी उपेक्षा ही की। राजा गए थे परदेश, कार्य था इसलिए जाना पड़ा। बहुत दिन हो गए। आज मंत्री से राजा ने कहा, अब तो लौटना होगा अपने देश। किंतु मंत्री एक बात बताओ, मेरी 2 रानियां हैं, उनके लिए मैं क्या उपहार ले जाऊं? मंत्री ने कुछ सोचकर कहा, हे राजन, अभी हम 5 दिन और हैं, क्यों ना उन्हीं से संदेशवाहक को भेजकर पूछ लें। वो पत्र में लिख देंगी और जो लिखेंगी वही उनके लिए यहाँ से ले जाया जाए। राजा को मंत्री की ये बातें अच्छी लगी। उन्होंने आदेश दिया, आज ही संदेशवाहक को भेजो। भेजा गया। दूसरे ही दिन संदेशवाहक लौट भी आया। पत्र में मती ने लिखा था, मुझे 9 लखा का हार चाहिए। ये मती का मतीपना था कि सुवर्ण आदि इकट्ठा करने से भविष्य में लाभ होता है। राजा कल ना रहे तो संपत्ति ही काम आएगी। क्या सोच होगी इस हार को मांगने में? राजा ने पत्र पढ़ा तो मंत्री से भी पूछा। मंत्री का उत्तर था, महाराज कुछ नहीं, आगे आप रहें ना रहें संपत्ति रहेगी तो जीवन अच्छे से गुजर जाएगा, यही सोच है महाराज। क्योंकि रानी मती के पास हारों की कोई कमी तो है ही नहीं। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 9 लखा का हार मंगवाया जाए। छोटी रानी का पत्र मंत्री ने राजा को दिया। राजा ने खोलकर उसे पढ़ा, किंतु मंत्री ये क्या? हाँ राजन, ये मात्र लाल स्याही से सा लिखा गया है। राजा सोचने लगे, इसका क्या अर्थ होगा? क्या मांगा है मुझसे इस छोटी रानी रति ने? मंत्री सोचने लगे, राजा भी सोचने लगे। समय बीतता जा रहा है। अर्धरात्रि हो गई। मंत्री शब्द को दोहरा रहा है, लाल स्याही से सा, लाल सा, लाल सा। मंत्री उछल गया, महाराज ये तो लाल सा है। राजा भी मुस्कुराए, हाँ मंत्री, महाराज आपकी छोटी रानी को कुछ नहीं चाहिए, आपको देखने की लालसा है बस। राजा के नेत्रों से अविरल आनंद के अश्रु बहने लगे। मंत्री, अभी चलो अपने देश, अभी। हाँ, मुझे अपनी छोटी रानी की इच्छा को पूर्ण करना है। राजा की आज्ञा। रथ तैयार हुआ। राजा और मंत्री उसी समय निकल गए। बड़ी रानी मती के भवन में 9 लखा हार भिजवा दिया, किंतु स्वयं नहीं गए। स्वयं गए अपनी छोटी रानी के यहाँ। छोटी रानी प्रतीक्षारत थी। महाराज को देखते ही वो अतिशय आनंद के कारण नाचने लगी। राजा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया था। बोलो, मैं तुम्हें क्या नाम दूं, क्या कहकर पुकारूं? क्या तुम मेरे इस पागलपन के संबोधन से प्रसन्न होगे? बोलो, मैं तुम्हारी हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस तुम, हे प्रियतम। तुम्हारे इस हृदय में मैं रहना चाहती हूँ। मेरे लिए यही सब कुछ है। सुनो, मेरे इस पागलपन के प्रलाप को तुम पसंद तो कर रहे हो ना? यह कहते हुए छोटी रानी रति ने राजा के गले में अपने बाहों का हार डाल दिया था। तुम पथ हो, मैं हूँ रेणु। तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की बेणु। तुम पथिक दूर के श्रांत और मैं बाट जोहती आशा। तुम भवसागर दुस्तार पार जाने की मैं अभिलाषा। ओह, ये रति है, अपने प्रियतम के बाहुपाश में बंधी खिलखिलाती प्रेम उन्मत्त गीत गाती, मधुर रस के अगाध सागर में डूबती उबरती रति। नित्य विहार का इसका मंगल गीत पूरे ब्रह्मांड को रसमय बनाने को आतुर। अद्भुत है इसकी छटा,
अद्भुत है इसका समर्पण, तभी तो रीजा है जगतपति मधुर मीचक। सब मिथ्या है, सब झूठ, सत्य है तो केवल ये नित्य विहार, जिसकी झंकार से ब्रह्मांड का अणु अणु गूंजित हो उठा है। कुछ चाहिए प्रियतम से तो प्रियतम नहीं मिलेगा, जो चाहिए वही वस्तु मिलेगी, किंतु वो वस्तु तो नाशवान है। प्रियतम का ये मिलन अविनश्वर है। ये चाहो तो धन्य हो जाओगे, नहीं तो मिथ्या को सत्य मानकर बुद्धि का दम भरते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तो को पीव मिलेंगे घूंघट का पट खोल री, जोग जुगती सो रंग महल में पिय आयो अनमोल री। रानी मति के महल में राजा ने जाना कम कर दिया। इस बात को मति समझ रही थी। फिर रानी रति का व्यवहार। मति समझदार तो है, समझदार है तभी तो मति है, किंतु इस प्रेम नगर में समझदारों की चलती कहाँ है। आज उसने देखा कि रानी रति उसको चिढ़ाने के लिए नाना युक्ति कर रही है। ये सब देखकर मति ने नगर छोड़ने का निश्चय किया, किंतु कहाँ जाए? पिता के यहाँ। इससे मति का दुख दूर होगा? नहीं, दूर तो नहीं होगा, किंतु रति का मुख देखना नहीं पड़ेगा। मति ने ऐसा विचार कर नगरी को छोड़ अपने पिता के यहाँ चली गई। जाते जाते उसने महाराज से कहा, मैं जा रही हूँ अपने पिता के यहाँ। पर राजा ने भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसे लगा कि उसका निश्चय था वो उचित ही था। अब रति मुस्कुरा रही थी मति को जाते हुए देखकर। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।